नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम इस वीडियो में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने सीधे सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के ऊपर बम फोड़ा है। पिछले साल गौतम अडानी के ऊपर हमला किया था हिंडनबर्ग ने, और उसका असर अभी तक गौतम अडानी ग्रुप के शेयरों पर दिख रहा है। तो अब इस मामले में क्या बड़ा अपडेट आया है, उस पर प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, हिंडनबर्ग के क्या बड़ा अपडेट आ गया है? देखिए, अभी जो 10 अगस्त को जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सेबी चीफ के ऊपर हमला किया गया था, उनको लेके कई आरोप लगाए गए थे। अब उसमें रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी है, रॉयटर्स के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने दस्तावेजों को देखा है, उस हिसाब से उनका ये कहना है कि जो कंसल्टेंसी फर्म से सेबी चीफ के और उनके पति के जुड़े होने की बात है, उसमें जो अर्निंग हुई हैं जी। इन बीते 7 सालों में, वो अर्निंग्स या वो रेवेन्यू या वो कमाई जो है वो सेबी चीफ को जो हुई है, वो कहीं ना कहीं इन जो सेबी के नियम हैं उनका उल्लंघन हो सकता है उससे। तो ये एक बड़ी बात सामने आई है कि क्या ये जो कमाई हुई है, रेवेन्यू मिला है, क्या ये कहीं जो सेबी के नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन तो नहीं करती। ये एक बड़ी चीज़ इसमें सामने निकल के आई है। और से जो रॉयटर्स ने जो दस्तावेज देखे हैं और जिसका जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया है, उसके हिसाब से 2017 में जब माधवीपुरी बुच को सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया था, और उसके बाद मार्च 2022 में जब उनको सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया, उससे लेके अभी तक यानी 2017 से 2024 तक 2 कंसल्टेंसी कंपनियों का नाम आया है। एक अगोरा एडवाइजरी का आया है जो भारत में रजिस्टर्ड है, और एक अगोरा पार्टनर्स का नाम आया है जो सिंगापुर में लिस्टेड है, माफ़ कीजिए, रजिस्टर्ड है। तो इन दोनों कंपनियों से जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, ये बात सामने आई है। जो अगोरा एडवाइजर्स है उसमें 99% हिस्सेदारी जो स्टेक है वो माधवीपुरी बुच के पास है। जी। और उससे इनको जो रॉयटर्स की खबर है उसके हिसाब से 4,42,000 रुपए की डॉलर की कमाई माधवीपुरी बुच को इन 7 सालों के दौरान हुई है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो 2008 का सेबी का एक नियम है, वो सेबी में काम करने वाले अफसरों को इस बात से रोकता है कि वो किसी भी इस पद पर रहते हुए किसी भी प्राइवेट, किसी भी फॉर प्रॉफिट संस्था के में कोई पोजीशन नहीं ले सकते, किसी तरीके की प्रोफेशनल फीस या सैलरी वगैरह नहीं ले सकते। वो नियम इनको रोकता है। और ऐसे में यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला इस तरह से दिखाई देता है कि क्या जो ये कमाई है, ये जो सेबी के नियम हैं, क्या ये उनका उल्लंघन है, क्या सेबी चीफ ने कुछ नियमों का इस तरह से उल्लंघन किया है। अगर ये बात सही होती तो क्या सेबी चीफ की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं? क्या चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट है? बिल्कुल। देखिए, सेबी चीफ ने और उनके पति ने 11 अगस्त को एक अपनी सफाई जारी की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उनकी जो उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं वो खुली किताब हैं, साफ सुथरा है सारी चीज़ें। और जो हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं वो एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश है, उनकी चारित्रिक हत्या करने का या चरित्र हनन की कोशिश है। इस तरह के आरोप लगा के उनके पद प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है, ये बात कही गई थी। गौतम अडानी से चूंकि इन सारी चीज़ों का लिंक जुड़ा है, एक जो फंड है IPE+1 फंड, उसमें जो मॉरिशस बेस्ड फंड है उसको लेके आरोप लगाए गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि इस फंड में 2015 में माधवीपुरी बुच ने और उनके पति धवल बुच ने पैसे लगाए थे। इस फंड में जो एक ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड है, जो गौतम अडानी की कंट्रोल्ड कंपनी के द्वारा उसमें इन्वेस्टमेंट है, उससे उसके लिंक हैं। यानी जो गौतम अडानी की कंपनियों से इस IP+1 फंड का लिंक है, ये आरोप लगाए गए थे। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात इसमें रिपोर्ट में कही गई थी। तब गौतम अडानी की जो अडानी ग्रुप है उसकी भी सफाई आई थी कि ये वही रटी रटाई चीजें हैं, दोबारा दोहरा रही हैं, इनका जो है मैलिशियस रिपोर्ट है, और इस तरह की बातें कही गई थी। ब्लैक स्टोन की तरफ से भी ये कहा गया कि एक और आरोप जो लगाया गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, कि धवल बुच जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है
उसमें एडवाइजरी जो सीनियर एडवाइजर के पद पे हैं, और रीट्स में सेबी ने कई तरीके के बदलाव किए रीट्स के नियमों में। खुद सेबी चीफ ने रीट्स को प्रमोट किया, और उसमें 2 जो रीट्स हैं जो लिस्टेड हैं उनको स्पॉन्सर ब्लैकस्टोन ने किया था। तो इस तरह के तमाम आरोप लगे, और उन पे ब्लैकस्टोन की तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से, और जो आईआईएफएल वेल्थ जो 361 जो है जिसका जो फंड है, ये IPE+1 फंड, उनकी तरफ से सारे तरफ से इसको लेके सफाई आई। हमने कल भी एक रिपोर्ट की थी जिसमें बताया था कि सिंगापुर की फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन की तरफ से जो रेगुलेटर है, उसने भी ये कहा था कि ये फंड जो है IPE+ और IPE+1 फंड वहां पे सिंगापुर बेस्ड नहीं है, सॉरी मॉरिशस के जो रेगुलेटर है उसकी ये सफाई आई थी कि ये यहाँ पे बेस्ड नहीं है, यहाँ पे इसका डोमिसाइल नहीं है। तो ये सफाई भी आ रही है, कई सारी जगहों से स्पष्टीकरण भी आ रहे हैं, और जो नई चीजें हैं वो नई चीजें भी सामने इस पूरे मामले में आ रही हैं। तो ऐसे में हो सकता है आगे चलकर फिर से भी चीफ को कोई सफाई देना पड़े। सर, मॉरिशस का जो नाम आया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, तो मॉरिशस ने जैसे खंडन किया था उसका, बिल्कुल, तो उससे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे थोड़े सवाल उठ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक इसमें नया मोड़ आता इसमें बिल्कुल एक नया मोड़ आया। और हम आपको एक चीज और बता दें अपने दर्शकों को कि बिस्तक के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में देश के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष चंद्र गर्ग ने भी बेहद अहम बातें कही हैं। उन्होंने भी ये कहा है, जब डॉक्टर सुभाष चंद्र गर्ग फाइनेंस सेक्रेटरी थे 2017 से 2019 के दौरान, तो होता यह है कि फाइनेंस सेक्रेटरी, जो देश के फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वो सेबी के बोर्ड में पदेन उनकी नियुक्ति होती है, वो सेबी के बोर्ड में मौजूद होते हैं। अब डॉक्टर गर्ग ने एक दिलचस्प बात हमारे साथ इंटरव्यू में कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब वो इस बोर्ड में थे, सेबी के बोर्ड में, तब तक सेबी चीफ की तरफ से, जो कि तब होल टाइम मेंबर थी उस वक्त, इस तरह की जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं या जो बाकी के जो डिस्क्लोजर अहम हैं, वो उसके कोई दस्तावेज बोर्ड के पास नहीं आए थे। हो सकता है उन्होंने सेबी में जमा की हो, लेकिन बोर्ड में उनके पास वो दस्तावेज कोई नहीं आए थे। आप इस इंटरव्यू को यहां देख सकते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्र गर्ग ने हमारे साथ खास बातचीत में क्या बातें कही हैं। लेकिन सर, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कई गंभीर आरोप सेबी चीफ पर लगे हैं, लेकिन मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ आपसे कि सेबी का नियम क्या कहता है सर, नियम और रेगुलेशंस क्या हैं उसके? देखिए, अगर आप डिस्क्लोजर की बात करें जी, तो मेरे ख्याल से ये नियम है कि जो मेंबर हैं उनको एक साल में अपने जो भी रिलेटेड पार्टीज से संबंधित हैं, या जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं, या जो उनकी कोई और बिजनेस रिलेशनशिप्स या और कोई मैटर है, उसके बारे में सेबी को डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, बता देना चाहिए। और ये भी बता देना चाहिए कि भाई आप गए साल में इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुए। मेरे ख्याल से ये रिक्वायरमेंट है। जो अब ये भी एक संयोग है कि मैं जब आर्थिक कार्य विभाग का सचिव था जी, और उस नाते सेबी बोर्ड में मेंबर था, जी, तो साल तक 2017 से 2019 के बीच में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई डिस्क्लोजर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बोर्ड में आई थी। अब तो ये क्या डिस्क्लोजर्स किए गए थे, इसको डिस्क्लोजर्स किए गए थे, क्या वो चेयरपर्सन को किए गए? तो फिर ये बात उठती है कि चेयरपर्सन ने बोर्ड में लाना जरूरी था तो क्यों नहीं लाए, और नहीं जरूरी था तो उन्होंने खुद उसको स्क्रूटनाइज करके, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि भाई आप जैसे ये कंसल्टिंग कंपनी में बनी हुई हैं, इन पे तो आप एक पूरी होल टाइम मेंबर के रहते हुए तो आप कंसल्टिंग का काम या कंसल्टिंग कंपनी की ओनरशिप को नहीं बनाए रख सकती हैं, तो आप छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, ये सब अभी पता नहीं है। राइट। सो नियम क्या थे डिस्क्लोजर्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट के बारे में,
आउटसाइड बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में, उन नियमों के हिसाब से क्या डिस्क्लोजर्स किए गए, किसको किए गए, उन पे क्या हुआ, और वो डिस्क्लोजर सही थे या नहीं थे, ये सब भी अभी एक तरह से श्राउडेड है, मिस्ट्री में है, हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में कि भाई हमने डिस्क्लोजर कर दिए। जी जी। क्या डिस्क्लोजर हुआ, वो सही है, पूरा डिस्क्लोजर है या नहीं है, उस डिस्क्लोजर पे कोई कार्रवाई करनी थी तो वो की गई थी या नहीं की गई थी, ये सब सवाल भी रेगुलेटर की एस्टीम बनाए रखने के लिए, रेगुलेटर की इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए, इन सवालों को भी अब देखना जरूरी है। ये एक बड़ा अपडेट था जिसका हम प्रवीण सर बता रहे थे, और इस केस में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी और आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, मैं जरूर बताएं, और बने रहे बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।